लेट्स क्विकली रिवाइज हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट। इक्वेटोरियल यानी कि ये क्लाइमेट टाइप कहीं ना कहीं इक्वेटर के पास मिल रहा है, यानी एग्जैक्ट लैटिट्यूड का रेफरेंस ले तो ये क्लाइमेट टाइप मिलता है 5 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ टू 10 डिग्री साउथ के बीच में। अब नाम पर वापस आए तो हॉट रेफरेंस कहीं ना कहीं टेम्परेचर से जुड़ा हुआ है। तो बेसिक्स की बात करें तो सन डायरेक्टली ओवरहेड होता है बिटवीन द ट्रॉपिक्स। बियॉन्ड दिस सन की इंसुलेशन स्लांटिंग होती है, यानी इन जोन्स में इंसुलेशन का बहुत ज्यादा इंपैक्ट होगा, यानी टेम्परेचर भी ऑन द हायर एंड होगा। तभी आप देख सकते हैं यहां पर मीन मंथली टेम्परेचर्स आर ऑलवेज अराउंड 27 डिग्री सेल्सियस विद अ वेरी लिटिल वेरिएशन। इसीलिए आप देखेंगे इस क्लाइमेट टाइप का आउटस्टैंडिंग फीचर है कि यहां पे यूनिफॉर्मिटी इन टेम्परेचर है थ्रू आउट द ईयर, दिस वैल्यू विद अ वेरी लिटिल वेरिएशन। अब यदि टेम्परेचर ऑन द हायर एंड है साल भर, इसका मतलब ऐसा कोई समय नहीं है जब टेम्परेचर बहुत कम है या कड़ाके की ठंड है, विंटर हो, तभी यहां पे नो विंटर कहा गया है। तीसरा पॉइंट देखिए तो यहां पे वेट शब्द यूज हुआ है जो कि रेनफॉल का रेफरेंस दे रहा है। देखिए जब भी हम रेनफॉल की बात कर रहे हैं ना, एक बेसिक यहां पे आपने याद रखना है। हम बचपन में जब वाटर साइकिल की बात करते थे तो कहते थे पानी इवेपोरेट हुआ, वेपर बना, बादल बने, बारिशें हुई। होता यही था। बेसिक समझने वाला पॉइंट क्या है, पानी को जब हीट मिलती है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी लिक्विड को जब हीट मिलती है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। वेपर है क्या? वेपर है तो गैस ही। तो पानी को जब हीट मिली वो गैस में कन्वर्ट हुआ, या राधा पानी को जब हीट मिली वो वेपर में कन्वर्ट हुआ। इवेपोरेशन की बात हो रही है, यहां पे वेपोराइजेशन की बात हो रही है। तो इन जोन्स में होता क्या है कि पानी को जब हीट मिलती है, हीट किससे आ रही है? इंसुलेशन से। तो इवेपोरेशन होती है, वेपर बनता है, बादल बन के बारिशें होती हैं। तभी यहां लिखा हुआ है क्लाउडीनेस और हेवी प्रेसिपिटेशन भी इसका फीचर है। नेक्स्ट पॉइंट पर आए तो यहां पे याद रखने का तरीका है कि यहां पे कोस्टल जोन्स भी होंगे। अब यहां पर लैंड ब्रीज और सी ब्रीज भी होगी, यानी कि अगर हम बात करें दिन में, अगर हम लैंड और सी को कंपेयर करें तो हमें पता है इन जनरल लैंड जल्दी हीट होता है, तो दिन में लैंड हीट होगा, एयर बीइंग वार्मर ऊपर की तरफ जाएगी, व्हिच मींस यहां पे वॉइड क्रिएट होगा जिससे भरने के लिए सी से हवाएं आएंगी। रात में अब पानी वार्म हो चुका होगा, इस वजह से यहां पे हवा ऊपर जाएगी, यहां पे वॉइड क्रिएट हो चुका होगा जिसे भरने के लिए लैंड से हवा आएगी। तो लैंड ब्रीज और सी ब्रीज इनके स्पेसिफिक क्षेत्रों में इक्वेबल क्लाइमेट लेकर आती हैं। इसीलिए यहां देखिए लिखा हुआ है ड्यूरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज स्मॉल। दिन के मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट पर आए तो हमें पता है प्रेसिपिटेशन यहां हैवी है, तो रेंज देखें तो एवरेज ऑलवेज अबव 150 सेंटीमीटर्स है, लेकिन कुछ रीजन्स ऐसे भी हैं जहां पे एवरेज ज्यादा भी है। अब साल भर रेनफॉल है तो कहा जा रहा है कि वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। नेक्स्ट पॉइंट पर आए, देखिए जब भी हम रेनफॉल की बात कर रहे हैं तो हम जो है वाटर साइकिल से शुरू करें, है ना। हम हमेशा कहते हैं पानी को हीट मिली, इंसुलेशन मिली, वेपर बने, बादल बने, बारिशें हुई, है ना। तो यहां पे ऑफ कोर्स हम कन्वेक्शनल रेनफॉल की बात तो कर ही रहे हैं, पर यहां पे ये भी समझना जरूरी है कि जब हम हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट कह रहे हैं, ठीक है, हम कह रहे हैं एक स्पेसिफिक लैटिट्यूड में ये क्लाइमेट टाइप मिल रहा है, पर उस लैटिट्यूड में कुछ हाईलैंड्स भी तो हो सकते हैं, कुछ माउंटेनियस रीजन्स भी हो सकते हैं, है ना। ऊंचाई तो किसी जोन की ज्यादा हो सकती है, तो कुछ ऐसे भी जोन्स होंगे जहां पर हाईलैंड्स होंगे। ऐसे हाईलैंड्स में कौन सी रेनफॉल होती है? ओरोग्राफिक रेनफॉल। यानी इस क्लाइमेट टाइप में अगर कन्वेक्शनल रेनफॉल है तो कुछ ऐसे भी जोन्स हैं जहां पे ओरोग्राफिक रेनफॉल भी हो रही है, क्योंकि यहां पे ऊंचाई हाईलैंड्स वाले क्षेत्र भी मिल रहे हैं। एक पॉइंट जो और किताब में लिखा हुआ है, यहां पे इंटरमिटेंट शावर्स भी होते हैं। अब देखिए जब हम प्लैनेटरी इवेंट्स पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि यहां पे ट्रेड विंड्स आ रही हैं। अब दोनों तरफ से देखते, दोनों तरफ से ट्रेड विंड्स आ रही हैं, हवाएं मिलती हैं, ऊपर जाती हैं, बादल बनते हैं, बारिशें होती हैं। तो जो कन्वर्जेंस ऑफ दीज विंड्स है, इसकी वजह से भी शावर्स देखे जा सकते हैं। तो
इसलिए यहां पे इंटरमिटेंट शावर्स भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी हाई है। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है? देखिए इन जनरल जब हम ह्यूमिडिटी की बात कर रहे हैं ना, तो हम बात कर रहे हैं कि एयर में कितना मॉइस्चर है, कितना वाटर वेपर है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी है ना। अब देखिए इन जनरल भी अगर हम यहां की बात करें, हमें पता है कि कॉन्स्टेंटली रेनफॉल का प्रोसेस चल रहा है, यानी कॉन्स्टेंटली वाटर वेपर में तो बदलता जा रहा है ना। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है कि मान लीजिए कहीं अगर टोटल जो है मॉइस्चर 100 हो सकता था, यहां पे आती है वैल्यू जो एक्चुअली वहां पे मॉइस्चर है ना। लेट्स से अभी 20 यूनिट्स मॉइस्चर है, 30 यूनिट मॉइस्चर है, 80 यूनिट मॉइस्चर है इनटू 100। अब यहां पे क्या होगा, इस जोन में हमें पता है वेपर बनता ही जा रहा है, कांस्टेंट है ये प्रोसेस है ना। तो यहां पे क्या होगा, हमेशा ही वैल्यू ऑन द हायर साइड होगी। क्यों? क्योंकि यहां पे ये जो इवेपोरेशन का प्रोसेस है ये चलता ही जा रहा है, इसीलिए वो कह रहे हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमेशा ही हाई होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखें तो यहां पे अब हमें रेनफॉल के बारे में पता है, ये बता रहे हैं मैक्सिमम या लीस्ट रेनफॉल के बारे में। अब देखिए जब भी हम रेनफॉल की बात कर रहे थे, हमने देखा था वाटर को हीट मिली, वेपर बना, बादल बने, बारिशें हुई, यानी हीट जो इंसोलेशन का इंपैक्ट है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इंसोलेशन का इंपैक्ट ज्यादा कब होगा, जब इस क्लाइमेट टाइप पे सन का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होगा, यानी कि इक्वेटर के आसपास ही सन की पोजीशन रहेगी। अब इक्विनॉक्स और सोल्स्टाइस बेसिक हमें पता है कि सन जो है मैक्सिमम इन्हीं 3 पोजीशंस पर आ सकता है। तो सन जब इक्वेटर के आसपास होगा तब जाके यहां पे इंसोलेशन का बहुत ज्यादा इंपैक्ट होगा, तभी जो है उस पीरियड के आसपास ही मैक्सिमम रेनफॉल होगी। तो सन जब इक्वेटर पे होता है, हम इक्विनॉक्स की बात करते हैं विच इज मार्च एंड सितंबर। तभी आप देखिए मार्च के बाद अप्रैल, सितंबर के बाद अक्टूबर, ये मैक्सिमम रेनफॉल का समय है। लीस्ट रेनफॉल कब होगी, जब इंसोलेशन का इंपैक्ट भी उतना ही कम होगा। अब इस पोजीशन के लिए मैक्सिमम इंपैक्ट कब था, जब सन यहां पे था। अब सन इससे जितना दूर जाएगा उतना इंपैक्ट इंसोलेशन का कम होगा। हमें पता है सन तो मैक्सिमम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न तक ही जा सकता है, यानी लीस्ट रेनफॉल वाला समय कब होगा, आइदर जब सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है पोजीशन 1 पे या पोजीशन 3 पे, विच इज जब हम सोल्स्टाइस की बात करते हैं जून एंड दिसंबर। तभी आप लीस्ट रेनफॉल की बात भी देखिए तो आफ्टर जून एंड दिसंबर सोल्स्टाइस की बात हो रही है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन रीजन्स में जब भी हम इस क्लाइमेट टाइप की बात करते हैं, हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल, बहुत ही ज्यादा लग्जूरियंट वेजिटेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल अमेज़न के जंगलों की बात हो सकती है। यहां एक टर्म याद रखिएगा, अमेज़न लोलैंड्स पे जो डेंस फॉरेस्ट है उनका स्पेसिफिक नाम भी है सेल्वास, आपको याद रखना है ना। इस क्लाइमेट टाइप में ना कोई सीजनल पैटर्न नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक स्पेसिफिक सीजन होगा जब पतझड़ आएगा, नहीं। यहाँ पे ग्रोइंग सीजन ऑल ईयर राउंड है, सीडिंग, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, डिकेइंग, राइट। ये जो ग्रोइंग सीजन है ये ऑल ईयर राउंड होता है। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे इतनी घनी वेजिटेशन है, रादर यहाँ पे आप देखेंगे स्ट्रैटिफिकेशन होगी। आप देख सकते हैं डिस्टिंक्ट लेयर अरेंजमेंट है यहाँ पे वेजिटेशन की। यहाँ पे ना कॉन्स्टेंटली जो है डिफरेंट तरह की वेजिटेशन कंपीट करती रहती है फॉर सनलाइट। रादर कहीं कहीं पे इतनी घनी वेजिटेशन होती है कि इतने घने होने की वजह से सनलाइट नीचे वाले जोन्स तक आ भी नहीं पाती। यहाँ पे मल्टीपल तरह के जो है आपको वेजिटेशन मिलेगी, है ना। बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होगी वेजिटेशन में, हार्डवुड, क्लाइंबिंग प्लांट्स, एपीफाइट्स, ये सब भी मिलेंगे। अच्छा, यहाँ पे इतने घने जंगल रहे हैं कि फॉरेस्ट क्लियरिंग्स भी हुई है। फॉर एग्जाम्पल लंबरिंग के लिए, है ना, लॉग्स के लिए, या फिर शिफ्टिंग कल्टिवेशन भी रही। अब यहाँ पे जो एक पॉइंट याद रखने वाला है, कई जगहों पे जो इनिशियल फॉरेस्ट थे उन्हें क्लियर कर दिया गया, अब उन जगहों पे सेकेंडरी फॉरेस्ट आ गए हैं। तो यहाँ पे मलेशिया के सेकेंडरी फॉरेस्ट का नाम भी आपको याद रखना है ना। हमने देखा था कई कोस्टल रीजन्स भी हैं, तो उन कोस्टल रीजन्स में मैंग्रोव फॉरेस्ट भी थ्राइव करेंगे ना। एक चीज हमें लग सकती है, इतनी बढ़िया वेजिटेशन है तो हो सकता है सॉइल बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट रिच हो, लेकिन ऐसा नहीं होता।
फॉर एग्जाम्पल इनिशियली जब लीफ फॉल करता है ना, तो क्या होता है, बिकॉज यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, बैक्टीरिया जो है डिकम्पोजिशन भी फास्ट करता है, तो इनिशियली ह्यूमस की क्रिएशन होती है। लेकिन इवेंचुअली जब लैंड क्लियरिंग्स होती हैं या नेचुरल वेजिटेशन कवर रिमूव कर दिया जाता है, तब जब डाउनपोर होता है तो न्यूट्रिएंट्स वॉश आउट हो जाते हैं। इवेंचुअली सॉइल इरोजन की वजह से भी ऐसा होता है, इसलिए भी यहाँ पे सॉइल में हमेशा न्यूट्रिएंट्स बढ़िया नहीं मिलते। तो दैट्स इट फॉर द डे। संभव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स के बारे में आप जानते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।